जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने हैं, चुनाव आयोग और संविधान संशोधन। ये बड़े टॉपिक आज हमें निपटाने हैं। इससे पहले बहुत कुछ मैंने करा दिया है। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे नीचे 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 तो आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं अस्थायी विशेष प्रावधान से। आगे चलकर चुनाव आयोग संविधान संशोधन के भी टॉपिक मिलेंगे। इसके 2-4 प्रश्न हैं, वह देख लेते हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो 371, ये आप ध्यान रखिएगा। 371 पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इस पे क्वेश्चन अब की बार आया था एग्जाम्स में। 371 जे में क्या है, 371 आई में क्या है, ये पीछे की क्लासेस में हम बता चुके हैं। तो आप जाकर पूरा प्लेलिस्ट को देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्यों में से किसके लिए उपबंध हैं? तो 371 खा में जो बात कही गई वह असम के लिए कही गई है। किसके लिए कही गई है? असम के लिए कही गई है। यहाँ तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं, यहाँ पे ध्यान से देख लो। 371 में महाराष्ट्र गुजरात को रखा गया है। 371 का में नागालैंड को रखा गया है। 371 खा में असम को रखा गया है। 371 गा में मणिपुर को रखा गया है। घा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ, तो एरिया एक ही पहले था वह। 371 चा में सिक्किम है। छा में मिजोरम है। जा में अरुणाचल प्रदेश है। झा में गोवा है और या में कर्नाटक है। हम पिछले वाले वीडियो में आपको इसको याद भी करा दिए थे, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात था। 371 में क्या था? महाराष्ट्र और गुजरात। 371 या में कौन सा राज्य आएगा? तो नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, लद्दाख या हैदराबाद, कर्नाटक। तो नागालैंड और हैदराबाद कर्नाटक में से हैदराबाद कर्नाटक 371 या में आएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद था। जम्मू कश्मीर पहले था, अब जम्मू कश्मीर में भी वही संविधान चलता है। एक देश एक संविधान एक विधान। 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक नियमित उपबंध है, नहीं स्थायी नहीं, ये अस्थायी संक्रमणकालीन था, अब ये समाप्त हो चुका है। अब पूर्णतया 370 नहीं आएगा क्वेश्चन। संविधान 370 फिर वही जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड था। यहाँ पे स्टार बना हुआ है, नहीं नहीं। और यहाँ पे आते हैं 12 नंबर, पीसीएस नहीं पूछा 2019 में। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। एक क्रोनोलॉजी में आया था, जब जम्मू कश्मीर से 370 हटा था तब सबसे पहले पहला था, ठीक है, फिर दूसरा था और फिर तीसरा था। ये क्रोनोलॉजी से ही लगे हुए हैं। पहले महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे भारत में मिल जाने के लिए, फिर भारत का संविधान उसके बाद लागू हुआ था और जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत को विलय अनुमोदित किया और फिर उसका नया संविधान लागू हो गया। अब वह क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे जहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है। चुनाव आयोग 100% आएगा। नंबर 1, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? 321, 322, 323, 324। तो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है बताने की आवश्यकता नहीं है। 324 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यही देख लो 10, 14, 16 तो कंटिन्यू पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 324 में है, जो 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग है केंद्र का, वह संसद का चुनाव, राज्य का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इतने चुनाव करवाता है। संसद दोनों, लोकसभा राज्यसभा, राज्य दोनों, विधानसभा और विधान परिषद। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो यह भी 324 ही होगा। 324 बहुत बार पूछा गया है, मतलब बता नहीं सकते, अलग अलग तरीके से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो यहाँ भी 324। आप देखो ना, 2016, 2017 कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। 4, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चुनाव आयोग के समय मुख्य की बात करें तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है।
2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आईएएस का है, बड़ा क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। क्या असमानता है वेतन में? मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने के हकदार हैं जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म में या वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए से होता है। तो इसमें आपको दूसरा पता है सही है, तीसरा भी सही है, 2 और 3 सही है। ये गलत है, क्यों अभी देखेंगे। पहला भी गलत है, क्यों अभी देखेंगे। वेतन समान मिलता है इन दोनों को। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते आदि समान है, बस उनका एक हायरार्की में आ जाता है कि हाँ ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, बाकी अन्य चुनाव आयुक्त, बाकी लगभग सब चीजें सेम ही होती हैं। उतना ही वेतन मिलता है जितना मुख्य न्यायाधीश को मिलता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है, सॉरी, उच्चतम न्यायालय के जो जजेस हैं उनको जितना मिलता है उतना ही मिलता है। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, इनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर 6 वर्ष नहीं लिखा था, 5 और 62 लिखा था, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में ये आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, वैसे ही हटेंगे जैसे चुनाव आयुक्त, तो वैसे ही हटेंगे जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संधाय किया जाता है। ये तो अभी देख कर आए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, जो पहले हो अभी देख कर आए। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे देता है। क्या चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना त्यागपत्र देते हैं? क्या चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना त्यागपत्र देते हैं या राष्ट्रपति को देते हैं? तो ये राष्ट्रपति महोदय को देते होंगे, क्योंकि वही इनको नियुक्त करता है। तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 सही हो गए। ठीक है, किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। ठीक है, इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित होता है। 7 नंबर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी है? तो अभी देख कर आए थे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है मुख्य न्यायाधीश के, राज्यपाल के, लोकसभा, राज्य विधानसभा, किसी के नहीं। मुख्य न्यायाधीश के नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन गलत था उसमें। 9 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त को एक बार देख लेते हैं कहीं पर लिखा हो तो। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान 9वां है तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का स्थान 9A पर आते हैं हायरार्की में। 9 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, आपको पता है। दूसरा, ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो ये दोनों सही है, क्योंकि 124 में ही लिखा है कि पहले कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाए जा सकते हैं। तो पहले तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से आवेदन होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देंगे। ये सब आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से या मंत्रिपरिषद के परामर्श से। तो सबसे सही आंसर है ये, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है वही प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए लागू होती है। ठीक है, 12 नंबर, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है और यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, दोनों का मैंने बता दिया आपको। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन,
भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडल को सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। क्या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो हमें पता है 1, 2, 4 तीनों सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। 1, 2, 4 तीनों सही है, लेकिन थर्ड वाला सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन ये नहीं कहते हैं, वह राज्यपाल महोदय के द्वारा कहा जाता है। चलिए 14 नंबर, निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो यह क्वेश्चन आ सकता है। क्या काम नहीं है। मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन, नियंत्रण, संसद प्रत्येक राज्य विधानमंडल के चुनाव का संचालन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, विधानमंडलों के लिए चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो ये जो है यह सही नहीं है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना नहीं सही है, बाकी सब सही है क्योंकि नहीं पूछा था। 15 नंबर, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो सिंपल सा बात है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, ना कि लोकसभा, ना कि संसदीय क्षेत्र, ना कि प्रधानमंत्री कार्यालय। सिंपल क्वेश्चन था ये। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं होता है। लोकसभा का होता है, राष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा का होता है, स्थानीय निकायों का नहीं होता है। स्थानीय निकायों का नहीं होता। ठीक है, स्थानीय निकायों का नहीं होता है। 17 नंबर, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं, क्या कार्य करता है, वही क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं, नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय देना। तो मुझे नहीं लगता तीनों सही है, चेक भी कर लेते हैं। जी हाँ, तीनों कोई नहीं, तीनों सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, उपाध्यक्ष का लोकसभा का चुनाव नहीं होता, और उनमें से कोई एक आदमी को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, उन्हीं से इनमें से निकाल कर नियुक्त कर दिया जाता है, या फिर मतलब चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाता। नगर पालिकाओं का भी, नगर निगमों का भी चुनाव नहीं करवाता, और विवादों का निर्णय थोड़ी देता है। निर्णय तो न्यायालय का काम है, न्यायपालिका देखती है। 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बताया आपको 1+2=3। 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो इस समय ज्ञानेश कुमार जी हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। नहीं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी अभी चुनाव कार्यक्रम तय किया गया है कल परसों में। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटान करते हैं। तो हाँ, ये करते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में जो भी समस्याएं हुई, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रासंगिक बन गया। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, अधिसूचना जारी की। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, यस। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है वह चुनाव आयोग का नहीं है काम। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति और विधानसभा विधान परिषद के लिए राज्यपाल जारी करता है। ठीक, समय, निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राज्यपाल करेगी क्योंकि राज्यों में है, और राष्ट्रपति महोदय करेंगे क्योंकि केंद्र की बात है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, क्या ये सही है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा। तो यही अभी पढ़ के आए थे, यही सही है। सी आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, जो छूट रहे हैं वो रिपीट हो जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा।
सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? सांसदों की अगर अयोग्यता है तो इस पे कौन निर्णय लेगा? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय निर्णय लेंगे। ठीक है, निर्वाचन आयोग परामर्श करेगा और राष्ट्रपति महोदय निर्णय लेंगे। अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए 23 संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे राय लेगा? तो अभी देख कर आए थे, भारत के निर्वाचन आयोग से राय लेगा। बी आंसर इसका सही होगा। 24 भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न को निर्णय लेते समय अभी क्वेश्चन देख कर आए थे, निर्वाचन आयोग से निर्णय लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने के वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि यानी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है मतदान बहुत कम हुआ। बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो ज्यादातर ये संभावना है, हालांकि बकवास क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। 26 न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसका है? अयोग्य कौन दे सकता है? अयोग्य करार तो वही दे सकता है, कौन? संसद द्वारा। फिर से पढ़ते हैं, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए, अच्छा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है, तो संसद द्वारा ये निर्णय किया गया है। ठीक है, कौन से? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। 27 नंबर कथन कारण का है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। घोषणा होते ही तुरंत क्या? आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। क्या अधिनियमित किया है? तो इसका सी सही है, ए सत्य है, आर गलत है। क्यों? क्योंकि आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है, चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। ठीक है, उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु मानदंडों का दस्तावेज है आचार संहिता। ठीक है, संसद ने नहीं बनाया है। 28 भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार है क्या? नहीं। क्या है? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार है मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है। 29 भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, देखो 2010 में यहाँ भी पूछा गया, एक विधिक अधिकार है, अधिनियम के अंतर्गत आता है। कौन सा अधिनियम? ये भी देख लो यहाँ पर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। भारत में मत देने का अधिकार, फिर वही क्वेश्चन, फिर वही आंसर, वैधानिक अधिकार है, इतनी बार पूछा गया। 31 नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, कब किया गया? ये पहले 21 वर्ष हुआ करता था, 1989 में ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और पहला जो हुआ वह 1989 में संपन्न हुआ। ठीक है, 9वीं लोकसभा थी, ध्यान रखिएगा। केंद्र और राज्य की, फिर वही 61वां था, अभी देख कर आए 61वें में 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यहाँ भी वही 61वां था, 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यहाँ भी वही है। 61वां संविधान संशोधन क्या है? तो मतदाताओं की आयु को घटा दिया गया। सेम क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 35 बढ़िया क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? 324, 325, 326, 326। ठीक है, 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। 36 फिर वही है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो 326। 324 ही याद मत रखिएगा, निर्वाचन आयोग 326 भी याद रखिएगा। 37 पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की, फिर वही 18 वर्ष, 21 से 18 कर दिया गया था 61वें में। 61वां याद रखिएगा। 38 राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी
धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। सभी चारों सही है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु ये सब सिद्धांत शामिल हैं। 39 बढ़िया क्वेश्चन है। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? ये पूछ दिया अगर पीसीएस ने तो दिक्कत हो जाएगी। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में तो आंसर ही देख लेते हैं, रट लेते हैं। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। ये निरीक्षण सर्वेक्षण जो चलते रहते हैं इस समय बिहार में खूब सर्वेक्षण हो रहे हैं, भैया ये जीतेगी वो जीतेगी। 40 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या कितनी मिलियंस थी? तो सी 714 मिलियन लगभग। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बकवास क्वेश्चन है। 41 बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो लोकसभा में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता हो। आपने देखा कई बड़े नेता हैं जो स्टार्टिंग में नरेंद्र मोदी साहब 2 जगह से चुनाव लड़े थे, वडोदरा और वाराणसी। वैसे ही राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक अमेठी शायद और दूसरा केरल का था कोई राज्य जगह, वहां से। तो 2 जगह से तो कई लोग लड़ते हुए आपको दिखेंगे, 3 जगह से क्या कोई लड़ा है? 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च देना पड़ेगा। बकवास क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा गया। अब बचा 1 या 2, केवल 1 सही है या केवल 2 सही है? केवल 2 सही है। अब ऐसा नहीं है कि आप 3 जगह से चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन हाँ 1991 में देवीलाल जी ने लड़ा था। अब 1991 में जो 51 में जो अधिनियम बना था 1996 में उसे संशोधित कर दिया गया और यह प्रावधान दिया गया कि 2 या अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। सिर्फ आप 2 जगह से लड़ सकते हो। तो आप देखते हो 2 जगह से लोग लड़ते हैं। लेकिन 1991 में जो चुनाव हुआ था वहां चौधरी देवीलाल रोहतक, सीकर और फिरोजपुर के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे और तीनों सीटों पर पराजित हुए थे। मतलब आदमी इसी डर से 3-2 सीटों पे लड़ता है कि कहीं अगर मैं यहाँ से हार गया तो वहां से कम जीत जाऊंगा। और यही हुआ था माननीय राहुल गांधी जी के साथ, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है। वो अमेठी हार गए थे, केरल में जीत गए थे। तो इसीलिए आदमी 2-3 जगह से लड़ता है कि मैं जीत जाऊं कहीं ना कहीं से। तो ये तीनों जगह से हार गए थे। यूपीएससी द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। कथन 3 जो रुपये वाला है वो निर्वाचन आयोग ने प्रस्तावित किया था। भाई फर्जी में काहे 2 जगह से लड़ते हो, हमें खर्चा उठाना पड़ता है, सब तामझाम करना पड़ता है, लेकिन वो माना नहीं गया था। ठीक है, चलिए 43 बढ़िया क्वेश्चन है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी? तो ये वही सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। आईएएस ने 1995-97 2 बार पूछ लिया, वाह। उसमें करंट का मुद्दा रहा होगा। 45 लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 44 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। तो कौन सा सही है? सी कथन 1 2 सॉरी कथन 1 एवं 3 गलत है, कथन 2 सही है। तो अच्छा 3 भी है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तीसरा भी गलत है, केवल 2 सही है। तो परिसीमन के तहत 543 सीटों में 84 सीटें तो अनुसूचित जाति की थी, लेकिन 47 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित थी। अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। 46 परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यस, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो संशोधन नहीं किए जाते। यस, दोनों सही है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अभी हाल में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2011 में शायद परिसीमन आयोग बना होगा तो 2012 में पूछ लिया होगा।
2020 में भी परिसीमन आयोग बना, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, कितनी बार परिसीमन आयोग बना शायद। 47 नंबर। कथन और कारण दिया गया है। कथन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों यथेचित प्रतिनिधित्व और सुलभ बनाती है। ए आर दोनों सही है। ए सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 48 आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। कौन सुनिश्चित करती है? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की अभी ऊपर देखकर आए थे। 49 उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां कोई आरक्षित निर्वाचन नहीं है, द्विदलीय नहीं है या राष्ट्रपति संसदीय है। तो द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है अगर, तो वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट का संस्करण पूछ लिया गया, ये M3 संस्करण है। बीपीएससी ने ही पूछा था 2019 में, देखो लोकसभा चुनाव से पहले। वाह। 51 निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो ये 1989 में बनाया गया था। ये ऊपर नीचे होता रहता था, ठीक है। 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया। फिर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। 1990 में फिर से, तो मतलब आप ये कहानी पढ़ी होगी। 1989 में 3 हुए, फिर 1990 में 1 हो गया, फिर 1993 में फिर 3 हो गया। 52 कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? कौन चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? तो एनबी लोहनी नहीं थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। बस कुछ क्वेश्चन और, फिर राजनीतिक दल, उसके बाद संविधान संशोधन, जो कि बड़ा चैप्टर है। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो दोनों सही है क्या? हाँ, दोनों सही है, रट लो, ये तो कभी भी पूछा जा सकता है। पीसीएस ने 2021 में पूछा था। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। 54 भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी देखकर आए, वीएस रमा देवी। 55 कौन सा नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है? वोटर्स डे तो 25 जनवरी, आप जानते हैं, मतदाता दिवस होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो अभी देखकर आए थे 25 जनवरी को, ठीक है। चलिए कुछ राजनीतिक दलों पर क्वेश्चन आते हैं, हाल फिलहाल में पूछे भी गए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन होंगे, फिर चलेंगे हम संविधान संशोधन पर। पहला क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा कह रहा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। थर्ड कह रहा है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो गई हो। चौथा है 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, यानी कि ये 2001 में पूछा गया, तभी ये 1999 की बात करता है। चारों सही थे, इसमें आपको 3 ही ऊपर वाले याद रखने हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। और राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। ये तीनों स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। चौथा वाला तो करंट अफेयर्स का स्टेटमेंट था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को होगा, ठीक है, चुनाव आयोग। आम आदमी पार्टी को अभी उन चुनाव जो हुए थे उसमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो यह भी भारत का निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत? फिर वही भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? 10%, 4%, 15% या 6%? तो ये 6% या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो कौन सा आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पर कई चीजें दी गई हैं, देख लेते हैं। उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े वैध मतों का कम से कम 6% और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो, प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हुई हो। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। 7 नंबर, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यावत 4 राज्यों में अगर वह राज्य स्तर का दल है तो वह मान्यता प्राप्त हो जाएगी। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि कब मान्यता दी जाती है? तो राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट मिले हों या 6% या 8%। तो अभी हम पढ़ के आए थे, और राज्य या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है अगर, ठीक है, यहाँ लिखा है 8%। 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था प्राचीन भारतीय पूर्वाधारण से, ब्रिटिश शासन से, यूरोपीय पूर्वाधारण। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो अजीब गरीब क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित है। 11, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस पार्टी के विघटन से शरद पवार साहब ने, ठीक है, 1999 में पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी, जो कि एनसीपी है, अब एनसीपी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई शायद, शरद पवार और उनके जो भतीजे साहब हैं उनके बीच में क्या था वो आप देख लीजिएगा, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? मुस्लिम लीग है क्या यहाँ? नहीं है, ठीक है, मुस्लिम लीग नहीं है तो फॉरवर्ड पार्टी भी तो नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक तो उस समय था, ये भी उस समय था, ये भी उस समय था, कोई भी पार्टी इस समय नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी वाली, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 14 में थी, सॉरी ये कब थी? 95। मतलब अब ये नहीं है, अब कोई और है इसमें से, शायद तृणमूल कांग्रेस भी हट गई है। वर्तमान में आप देखकर जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो सिंपल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है? वर्तमान का क्वेश्चन नहीं है, उस समय समाजवादी पार्टी, आज भी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। यूपी ने पूछा होगा, एमपी ने पूछा होगा। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो अकाली दल जो है वह क्षेत्रीय राजनीतिक दल था, आज भी है पंजाब में, पहले भारत भाजपा के साथ अलायंस था, हट गया। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो तेलुगु देशम नहीं थी, ठीक है, तेलुगु देशम नहीं थी। वर्तमान में आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। 1936 की बात है, आप ये वाला ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री थोड़ा सा इसमें आ गया है क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी मिक्स है वो। भीमराव अम्बेडकर साहब ने किस किस की स्थापना की है? 2 और 3, इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये दोनों भीमराव अम्बेडकर साहब की थी, याद रख लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सीपीएम 1964 में बना, AIADMK जो तमिलनाडु में है 1972 में बनी, तेलुगु देशम 1982 में बनी, सीपीआई 1925 लिखा है लेकिन 1920 1925, ठीक है। सीपीआई एम, एम मतलब मार्क्सवादी, तो ये 1964 में बनी थी। सीपीआई थी एक, उससे ही अलग होकर बनी होगी सीपाई की सीपीआई एम, या कोई और हो, हाँ विभाजन ही हुआ था, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन हुआ, फिर सीपीआई बनी और सीपीआई एम बनी।
है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। हाँ, ये वाला देख लेते हैं। किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तो तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल ही रहता है, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आज भी क्षेत्रीय दल है, केरल में भी क्षेत्रीय दल नहीं है, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय दल है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता रहा है लगातार। कांग्रेस अथवा या तो कांग्रेस या वो भाजपा अपनी जमीन तलाश रही है, तमिलनाडु और केरल दोनों जगह। हम्म ये देख लेते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, तो कौन सा एक ही सही होगा, दोनों सही होंगे? दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, मतलब भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ सब पर अभी जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह हावी है। विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं द्वारा कर लिया जाता है, मात्र यही कारण नहीं जिसकी वजह से भारत में स्थायी दल व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, जिसको देखो वह अपनी पार्टी बना लेता है। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो ये राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। आपने देखा भी होगा यूपी में ज्यादा है, हर जाति की एक पार्टी है और वह नेता बड़े पद पर पहुंच जाते हैं इस वजह से कि हमारी जाति के लोग वोट दे देंगे अगर आप हमको अपनी पार्टी में मिला लोगे तो। हालांकि उन्होंने अपनी जाति के लिए काम कितना किया है ये कभी उन जाति के लोगों ने पूछा भी नहीं उनसे। हर जाति के लोगों को पूछना चाहिए अपने जाति के नेताओं से कि आप हमारी जाति के बलबूते वोट मांगते हो, नेता बनते हो और मर्सिडीज से चलते हो या फिर मंत्री बनते हो, आपने हमारी जाति के लिए किया क्या है? आपने हमारे लिए किया क्या है? हम तो आपकी भीड़ में आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति को ये पूछना चाहिए अपने क्षेत्रीय पार्टी से, अपनी राजनीतिक पार्टी से और अपनी जाति की पार्टी से, क्योंकि जाति के नाम पर बहुत लोग रसगुल्ला और मिठाई खा रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, या फिर अन्य राज्य हो, हरियाणा हो, आपका पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह हर एक जाति की कुछ नेता हैं जो बड़ी पार्टी में मिल जाते हैं और कहते हैं भैया हमें मंत्री बना दो, हमारे बेटे को बना दो, हमारे भाई को बना दो। सबको पूछना चाहिए आपने हमारे के लिए किया क्या है। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो किसे माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य को। 33 आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये पढ़ लो, हो जा सकता है आ जाए। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है, जैसे कि कांग्रेस में अध्यक्ष या परिवार से ही बन रहा था, तो कहा गया आपके परिवार से ही अध्यक्ष बनता है, आपके दल में ही लोकतंत्र नहीं है तो आप लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चुनाव कराते हैं। तो खड़गे साहब और शायद केरल के कौन है वो, शशि थरूर साहब, दोनों ने शायद चुनाव लड़ने के लिए कहा था। फिर क्या हुआ मुझे कहानी नहीं पता, लेकिन हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए वहाँ ऐसा हुआ, सबने कहा था। भाजपा में कहा जाता है कि भाई चुनाव होता है, सर्वसम्मति से लोग किसी एक को अध्यक्ष मान लेते हैं, परिवार नहीं है यहाँ, ऐसा नहीं है कि फलाना बनेगा। और ऐसा देखा भी जाता है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा भाजपा में किसी को नहीं पता होता। उप प्रधानमंत्री सॉरी उपराष्ट्रपति किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए तो किसे नहीं, पूरी बहस होती रही और ऐसा व्यक्ति निकल कर आया भाजपा इंडिया गठबंधन से जिसको उम्मीद ही किसी को नहीं थी कि इस व्यक्ति को बना दिया जाएगा। तो भाजपा बड़े प्रेडिक्टेबल है वहाँ तो, सॉरी अनप्रेडिक्टेबल है। तो वहाँ ये कहा जाता है कि हमारे दल में भैया चुनाव उनाव होते हैं, अब कितना होते हैं कितना नहीं होते हैं बात सब पार्टियां जानती हैं, आप जानते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ तो वह 15 फरवरी 1985 की दिन तारीख थी। क्या पूछने का परिप्रेक्ष्य पता नहीं। 36 निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोधक आच्छादित नहीं है? कौन नहीं है? किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, किसी दल में विभिन्न चरणों में लघु दल बदल, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर अगर दल बदल होता है तो आच्छादित नहीं है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली, कब प्रथम बार मिली? तो मिली थी 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता।
चलिए 38। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? एक तिहाई, आधा तिहाई, दो तिहाई। दो तिहाई की बात होती है, बस आप याद रखिएगा। दो तिहाई अगर मिल जाते हैं तो उसमें लो दल बदल विरोधी विधेयक जो बना था उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? एक सांसद या विधेयक अनर्य ठहराया जाएगा यदि उसने एक दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो जिससे वह संबंधित था, या किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थित बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्य ठहराया जाएगा। किसी सदस्य को अनर्य नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है। यस, लोकसभा के सभापति को अनर्य नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ठीक है। दल बदल परिवर्तन विरोधी विधि को 1979 में कहाँ पारित कर दिया गया था, अधिनियमित कर दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर में 1979 में ही हो गया था। ठीक है। इसमें कोई इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं नहीं, चलो वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं थे। हम संविधान संशोधन पर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आप जानते भी हैं बहुत बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कथन कारण की बात हो रही है। कथन है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसीलिए क्या? तो हाँ, ये यार दोनों सही है, व्याख्या भी है। किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि आप संशोधन कर सकते हो, बस बेसिक स्ट्रक्चर ना गड़बड़ हो। ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? कौन सा है इनमें से जो दोनों सदनों से अलग अलग यानी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? तो वह संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है। संसद के संविधान की संशोधन शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया 368 में वर्णित है। दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक, विशेष बहुमत मतलब कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित मतदान देने वाले 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? तो 360। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 360 क्यों होगा? 368। ठीक है, 368। 368 सबको पता होगा। 368 भाग अगर देखें तो भाग कितना होता है? भाग 20। 24 भाग है। 24 भाग में से भाग 20 है। अनुच्छेद 368 है। इसमें भी 368 होगा। संविधान संशोधन 368। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो किसी भी जगह से करो, कोई दिक्कत नहीं। संसद के किसी भी सदन से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। संविधान में संशोधन करने की शक्ति बराबर है, लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां मिली हुई हैं। 6 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो मैंने बोला ना, कहीं भी लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा थोड़ी, राष्ट्रपति द्वारा थोड़ी, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकती। तो एबीसी तीनों है। अब यहाँ पर राजस्थान की जगह यूपी भी हो सकता है, यूपी की जगह एमपी भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। किस पर आवश्यक है? संविधान के संघीय प्रावधान पे क्या, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार पे क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया पे, या नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन से? तो 1 2 3
ये 3 में कोई भी समस्या होगी, कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो संविधान संशोधन करने के लिए आधे से अधिक या आधे राज्यों की सहमति आवश्यक। तभी केंद्र में जो सत्ता में होता है वह सोचता है कि राज्यों में भी उसकी सरकार हो। जैसे कि अभी 2014 में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद कई राज्य ऐसे थे, आज भी हम अगर देखें तो भाजपा की सरकार सत्ता में है। उसके बाद देखें तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, यूपी में भाजपा की सरकार, बिहार में भी उसकी गठबंधन की सरकार, फिर नीचे चले तो छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार, उड़ीसा में भी बन गई सरकार, आंध्रा में उसकी संगठन की सरकार, एमपी में सरकार, राजस्थान में सरकार, गुजरात में सरकार, महाराष्ट्र में सरकार, और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ गोवा में भी शायद सरकार है, और फिर असम में उधर सरकार है, उधर एक दो और राज्य में सरकार है। यानी कि आधे राज्यों में अगर सरकार है भाजपा या भाजपा अलायंस की, तो वह कोई भी संशोधन पारित करवा सकते हैं। जब आधे राज्यों में सरकार नहीं होती है, तब आपको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की तरफ देखना पड़ता है कि भाई हमें ये संशोधन करना है, आप लोग भी समर्थन दो। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हर सरकार केंद्र में चाहती है कि पूरे राज्यों में ना सही लेकिन आधे राज्यों में तो उसकी सरकारें होनी चाहिए। इससे इससे ज्यादा ऐसे जो संशोधन है वह पारित किए जा सके। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संशोधन होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, चलो यहीं पे देख लेते हैं आंसर कौन सा है। पहले तो 1 2 3, चौथा वाला नहीं है। तो 1 2 3 कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सातवीं अनुसूची, राज्य की विधान परिषद समाप्त करना या नहीं, ये छोटा मोटा काम है, अगर राज्य ने कह दिया समाप्त कर दो समाप्त कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक को पुनर्स्थापना के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। नहीं, मैंने अभी बोला था राज्यसभा भी। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि अभी देखकर आ रहे थे आधे राज्यों की बात हो रही थी, ना कि सभी। ठीक है, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल। 12 नंबर, ये भी वैसे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सार्वजनिक संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का कार्यकाल। कौन कौन सा और सही सुमेलित नहीं है? डी, 4 5 6, 4 5 6 ये नहीं है, बाकी सब संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में सही है। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता, पद शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, इनसे क्या ही लेना देना। 13, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया, तब तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। लोकसभा उस विधेयक को पुनः पुनः पारित कर दे तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग पारित करना आवश्यक है। उच्च सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा, बकवास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तुरंत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है 2/3 बहुमत से। संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। क्या 2 विधियों का उल्लेख है? एक लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग 2/3 बहुमत से, और एक आधे राज्यों वाला भी। क्या ऐसा है? संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। कट कर दो, बड़ा सा कट लगाओ इसमें, ये भी गया, ये भी गया। अब या तो 1 3 सही है या 1 4 सही है, तो इसका मतलब है 1 तो सही ही सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दिशा में संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है, तो ये भी गया। यानी कि आंसर 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 4। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, हाँ उन्हें साइन ही करना पड़ेगा। और ये 368 में 2 विधियां मैंने बताई दी, दोनों विधियां, पहला 2/3 वाली और दूसरे में राज्य विधानमंडल आधे समर्थन थी।
15 नंबर, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमत देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करने किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया? तो ये 24वें संविधान संशोधन 1971 में ऐसा किया गया था। 1971 में कौन था आप जानते हैं? क्यों, कौन ऐसा काम कर सकता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो संविधान संशोधन अगर हो रहा है तो सहमत देनी ही पड़ेगी। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। दोनों सही है, दोनों में संशोधन हुआ था। 368 इसमें क्या हुआ था? 279 का को शामिल कर माल और सेवा कर परिषद संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन कहा गया था। ठीक है, करंट में था वह। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। जब प्रथम संशोधन विधेयक आया था तब सरकार बनी भी नहीं थी, यानी संसद नहीं चल रही थी, उससे पहले ही आ गया था 1951 में। 18 संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। प्रथम संशोधन द्वारा ही परिवर्धित हुई थी 1951 में। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से अवधारित की जाएगी जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। ऐसा कब कहा गया था? 15वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं भाई। 21 भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी वर्षों की समाप्ति कब की गई थी? तो कब की गई होगी? तो ये 1971 में की गई थी प्रिवी वर्ष। 22 बढ़िया क्वेश्चन है, संविधान संशोधन पूछे जाते हैं आपसे। 13वां, 18वां, 39वां, 52वां, वो सबसे आसान कौन सा आपको लग रहा है? 52वां लग रहा है, दल बदल कानून। 52वां दल बदल लग रहा होगा। 4 का बी, 4 का बी, ई भी अच्छा। ए का 1 13वां संशोधन, सी का 2, सी 2। 18वां राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया था, डी का। 39वां में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात कही गई थी। ठीक है, तो आप एक बार संविधान संशोधन पढ़कर अवश्य जाएं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कुछ। 38वां संविधान संशोधन में न्यायिक पुनरीक्षण शब्द का परिसीमन था। 44वां तो इम्पोर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। 61वां भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी देख कर आए थे। मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 42वां में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। यहाँ देख लो, 83वां, 80वां, 75वां, 69वां। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। 75वां संविधान संशोधन राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वां में 10वें वेतन आयोग वित्त आयोग की सिफारिश और 83वां में अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों से अनुसूचित जातियों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि भाई 25, 81वां, 91, 97, 99, इन ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, इसीलिए पूछा गया था। 97 में क्या था? सहकारी समितियां बनी थी। 2011 में इम्पोर्टेंट है ये सहकारी समितियां। 9 बी में लिखी गई हैं 243 अनुच्छेद में। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने की सूचित वाली 2003। पहला याद रखिएगा, 97वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 99वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो ठीक है। 26 किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? 42वां 1976 में। ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है। 3 शब्द उद्देशिका में जोड़े गए थे।
निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, एक बात को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक जोड़ा गया था, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 1976 में काम किया गया, मूलतः सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। सारे मैंने पॉइंट बता दिए। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया और 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो वाला तो सही है, आप जानते हैं, लेकिन पहला गलत है, ठीक है। बस 44वां नहीं था, 39वां संविधान संशोधन की कहानी थी। चलिए 29, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित किया? तो 99वें था, आप जानते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में बहुत था, बहुत बार पूछा गया होगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? 52वां, 1986 नहीं 85, 1985, 52वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 31, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक द्वारा पहली बार दल बदल? तो 52वां संविधान संशोधन था, 52वां। क्या था? 52वां। 32, 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून 1985, राजीव गांधी की सरकार। 33, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल, 52वां। सेम क्वेश्चन, यहाँ क्या है? दल बदल तो नहीं है, नहीं है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो ये था 58वां, 1987 की कहानी। कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो 58वां 1987 याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट ही नहीं पूछे जाते, कई बार नहीं इम्पोर्टेंट है वह भी पूछ दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित था? तो 61वां अभी देख कर आए थे। आप देख लो कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर वही 61वां संविधान संशोधन ने उम्र घटाई थी, आयु घटाई थी। 37 भी सेम ही है, सेम नहीं है। अच्छा, ये दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था, ये 69वां था 1991 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 1991 में 69वां संविधान संशोधन था। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था, इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी दिल्ली था, तो 69वां 1991, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आप खुद देख लो कितनी बार पूछा गया। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा और राज्य संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। 40, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सीटों का संविधान संशोधन कौन सा था? 79वां था। 93वां संविधान संशोधन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2001 में, ठीक है। अनुच्छेद 21 का बना था, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 45 भी आप जानते हैं, 45, 51 का मूल कर्तव्य वाला, ये सब इम्पोर्टेंट है। 46वां संविधान संशोधन कब आया था? तो ये 2010 में आया था। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन पहले हो गया था, लागू हुआ था 2010 में। ये बड़ी बढ़िया बात है, स्टेटमेंट में आ गया तो कट जाएगा। संविधान संशोधन 2002 में आया, लागू 2010 में हुआ, ठीक है। 43, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए 21 ए जोड़ा? अभी देख कर आए। 86वां संविधान संशोधन। तो कुछ संशोधन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह 86वां हो, दल बदल विरोधी हो, दिल्ली एनसीआर वाला मामला हो, ठीक है। ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला। तो ये 89वां संविधान संशोधन, ये हर 10 साल के लिए बढ़ाई जाती है चीजें, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये मत सोचना वहां कुछ और आंसर था, यहाँ कुछ और आंसर है, क्योंकि संविधान में 10 वर्ष के लिए ये आरक्षण की सुविधा दी गई थी। फिर उसमें लिखा था कि अगर सरकार चाहे तो समय समय पर बढ़ाते रहे, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए संविधान संशोधन में लिखा नहीं था, तो हर 10 वर्ष के बाद बढ़ा दिया जाता है। 2019 में, 2009 में, 1999 में, ऐसे में सब बढ़ाते रहते हैं 10 साल के लिए, ठीक है।
और जो एंग्लो इंडियन वाला था इसीलिए 2019 में उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि बढ़ाना होता था आरक्षण, तो उसको समाप्त कर दिया। 51वां संविधान संशोधन, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्री और प्रधानमंत्री मिला के, मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बढ़िया प्रस्ताव आया था 2003 में। 51वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 15% से अधिक ना हो, राज्यों में 12 से कम नहीं हो। 46वां संविधान के किस संशोधन के द्वारा 15% से अधिक ना हो, ये भी वही है 91 मंत्रियों की संख्या। 47 कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार तय करता है, तो 91वां संविधान संशोधन। हाँ, ये अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण की बात कौन करता है, 93 संविधान संशोधन 2005 में। 93। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन में क्या था, सहकारी संस्थाओं का कार्य इसमें था, सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य। 97वां 2011 में आया था, सहकारी समितियों से संबंधित था। इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ भी पूछा गया होगा। 19(1)(c) में भी सहकारी संघवाद है, ठीक है। 97वें संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों की बात कही गई थी। इसका भाग अगर आप देखेंगे तो 9P है, क्योंकि 9 नगर पंचायत है, 9A आपका नगर पालिका है और 9B में सहकारी समितियां दी गई हैं। यहाँ पे दिया भी गया है वही, ठीक है। 21 सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21, 243 अभी मैंने आपको बताया था, 243 भाग 9B, भाग 9B, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 9B। ये देखो एक क्वेश्चन और है, आरो यारो 2016 में पूछा गया। 103वां, 96, 95, 94 अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 जो हुआ था वो किस लिए हुआ था, उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। अनुच्छेद 15 में संविधान संशोधन हुआ था। 103वां संविधान संशोधन जो था अनुच्छेद 15 में संशोधन करता था। 96 8वीं अनुसूची में संशोधन कर रहा था, ठीक है। 54 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी, तो ये वाला 105वां था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इस समय करंट अफेयर्स में कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एक आया था संशोधन विधेयक, शायद कौन सा आया था वर्तमान में, पूछा जा सकता है। 55 निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 24वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, केशवानंद भारती हुआ। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2021 में ही पीसीएस ने पूछा था। देखो पहले होता है 1, 1 से आओ 3, 3 से जाओ 2, 2 से जाओ 4, ठीक है। तो पहले हुआ था गोलकनाथवाद, देख लो 1967 में, फिर केशवानंद भारती 1973 में, लेकिन उससे पहले 24वां संविधान संशोधन हो चुका था 1971 में। 42वां तो सबको पता है 1976, ठीक है। 56 नंबर, निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था, तो ये गोलकनाथ वाद में कर दिया था, ठीक है, गोलकनाथ में। 24वां संविधान संशोधन आ गया उस समय 1971 में, आप जानते हैं किसकी सरकार थी, आयरन लेडी, उन्होंने संविधान संशोधन ले आए, ठीक है, 24वें में। फिर न्यायालय को बैठना पड़ा केशवानंद भारती केस में, बड़ा इंटरेस्टिंग ये कहानी है, मौका मिला तो सुनाएंगे। 58 ये आपने सुनी ही होगी कहीं ना कहीं कहानी उस समय की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को कब बताया था, तो ये बताया था केशवानंद भारती मामले में। गोलकनाथवाद होता है 1967 में, 24वां संविधान संशोधन हो जाता है और फिर केशवानंद भारती बेंच बैठती है मामले में। सबसे बड़ी बेंच किसमें बैठी, सबसे ज्यादा जज किसमें बैठे थे, तो वह भी केशवानंद भारती मामला था। कितने जज बैठे थे कमेंट में बताइएगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। संसद संशोधन सब कुछ कर सकती है, बस मूल ढांचे का चेंजेस ना हो, मूल ढांचे में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे। संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है,
तात्पर्य क्या है? पहले ही वाला है, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। ये आईएएस ने पूछा होगा, हाँ आईएएस ने ही ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बस देख लो, कुछ ही क्वेश्चन है, 66, बस फिर राजभाषा कल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आज के वीडियो से मुझे लगता है 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलने ही चाहिए आपको। संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य की उन नीति निर्देशक सिद्धांत को जो अनुच्छेद 39(b) से विवर्णित है प्रभावी बनाने हेतु 14-19, ये 25वां संविधान संशोधन था, ये इम्पोर्टेंट है, यह भी 1971 में हुआ था। इसमें कहा गया था अगर अनुच्छेद 39 का कुछ हो रहा है तो आप 14, 19, 31 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ कहानी थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में राज्य की नीति के सभी निदेशकों को सभी अनुच्छेद 14-19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी, और यहाँ लिखा है 39 ख वाला। कौन सा सही होगा? सी सही होगा, केवल 2 सही, क्योंकि 39 की बात कही गई थी। 39 अगर आपको लागू करना है तो 14-19 को थोड़ा सा सीमित कर सकते हैं, लेकिन सभी की बात नहीं कही गई थी, सभी की बात नहीं कही गई थी। सिक्किम एक नया राज्य बना था, ये भी पूछा गया 2-3 बार, सिक्किम कब नया राज्य बना और कब अधूरा राज्य बना? 36वां। अधूरा मतलब समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम संबंध में सही है? यही तो मैं बता रहा हूँ, कई बार पूछा गया है। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। मुख्य निवासी लेपचा लोग हैं। तीनों सही होंगे, हाँ। तो मैं यही बता रहा था, 1975 में 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था, और वनस्पति शास्त्री इसे स्वर्ग मानते हैं। सिक्किम बढ़िया जगह है, घूमनी चाहिए। मुख्य निवासी लेपचा लोग हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन एक में ही पूछ दिए थे, भूगोल, जियोग्राफी सब पूछ लो, जियोग्राफी, एनवायरमेंट। किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को 53वां और इसको 36वां। संविधान संशोधन 58वां विधेयक किससे संबंध है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से। अंतिम क्वेश्चन, लाइक कमेंट शेयर कहना पड़ेगा क्या? नहीं कहना पड़ेगा ना। 67, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन हो गए थे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, राजभाषा कल। जय हिंद, जय भारत।